मैं अपनी ननद पूजा की सगाई में शामिल होने के लिए अपने ससुराल आई हुई थी और कल ही मेरी ननद की सगाई का कार्यक्रम अच्छे से निपटा था। मेरी नंद की लव मैरिज हो रही थी। उसकी शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला है और बस इसी 1 महीने में ही हम लोगों को सारी तैयारियां करनी है। मेरी ननद मेरे पति से 2 साल छोटी है। हम सब उसकी शादी से बहुत खुश हैं। बस अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि इस खुशी को बांटने के लिए आज मेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। मेरे सास ससुर की सिर्फ 2 ही संतानें हैं। एक मेरे पति अविनाश और दूसरी मेरी ननद पूजा। मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं और उन्हें काफी दिनों तक की छुट्टी मिल पाना बहुत मुश्किल है और मैं भी सरकारी नौकरी करती हूँ। मेरी पोस्टिंग उसी जिले में है जहाँ मेरा मायका है, इसीलिए मैं अपने मायके में रहती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं इन सब जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए मैंने पूरे 1 महीने की छुट्टी ले ली है। क्योंकि मेरे पति अविनाश का यहाँ आकर सारी जिम्मेदारियों को पहले से संभाल पाना काफी मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी जगह मैं ही पहले से आकर जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊं। घर में जब शादी होती है तो ना जाने कितने सारे काम होते हैं, इसीलिए मैं अपनी सासू माँ का हाथ बटाने के लिए खुद भी हर वक्त उनके साथ हाजिर रहना चाहती थी। मेरे पति इंजीनियर हैं, हालांकि वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा दिन की छुट्टियां मिल जाएं, लेकिन फिर भी वो शादी से बस 2 हफ्ते पहले ही आ पाएंगे। सगाई में आए हुए सारे गिफ्ट्स को अच्छे से स्टोर रूम में रखते रखते मुझे काफी रात हो गई थी। मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा भी था कि वो मेरी मदद करवा देती हैं, लेकिन घर में इतना काम काज है जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द हो रहा था। इसलिए उनसे मैंने कह दिया कि वो जाकर आराम करें। मेरी ननद पूजा कहने लगी कि आज उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और वो जल्दी सोना चाहती है, तो मैंने उसे भी सोने के लिए कह दिया। सारा काम निपटाकर स्टोर रूम में ताला लगाकर मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी कि तभी मुझे अपनी ननद के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैं सोचने लगी कि मेरी ननद तो आज जल्दी सो गई थी, फिर उसके कमरे से ये आवाजें कैसी आ रही हैं। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, इसलिए वहां से मैंने जब अंदर झांक कर देखने की कोशिश की तो सामने तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, इसलिए मैं वापस कमरे में जाने लगी। लेकिन तभी मुझे अपनी ननद की फिर से अजीब तरह से आहें भरने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो किसी दर्द में हो और उसकी सांसें तेज चल रही हो। मैं तुरंत ही इस तरह की आवाज सुनकर पीछे पलटकर खिड़की से दोबारा देखने लगी, लेकिन इस बार भी मुझे उसके कमरे में कोई भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। न जाने ये सब क्या चक्कर था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक मेरी नजर सामने की दीवार पर दिख रही परछाइयों पर गई। वो किसी एक इंसान की परछाई नहीं थी, वो 2 लोगों की परछाई थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि एक परछाई किसी लड़की की है और दूसरी किसी लड़के की। ये देखकर पहले तो मैं बुरी तरह से घबरा गई कि ये सब क्या मामला है। मेरी ननद के साथ इस वक्त उसके कमरे में भला कौन हो सकता है। इससे पहले कि मेरा दिमाग और कुछ सोचता, तभी उस दीवार पर बनने वाले आकारों के जरिए मैंने जो कुछ भी होते हुए देखा, उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। उस दीवार पर जो परछाइयां बनी, उसमें मेरी ननद जिस तरह से झुकी थी, उससे मैं समझ पा रही थी कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है। क्योंकि मैं खुद एक शादीशुदा औरत हूँ, उस आदमी को मेरी ननद के साथ ऐसे देखकर मेरे तो हाथ पैर ही कांपने लगे थे और मैं तुरंत ही दौड़कर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर तो मेरा दिमाग काम ही नहीं किया, फिर मुझे समझ आ गया कि शायद ये मेरी ननद का मंगेतर समीर है जो आज उससे मिलने वाला होगा। इसीलिए मेरी ननद ने हम लोगों से ये बहाना बना दिया कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जल्दी सोने के लिए जा रही है, क्योंकि उन दोनों को आपस में अपना कुछ समय बिताना होगा। लेकिन मैं मन ही मन सोचने लगी कि पूजा को ये सब शादी से पहले नहीं करना चाहिए। आखिर शादी में अब समय ही कितना बाकी रह गया है, सिर्फ 1 महीना ही तो है।
क्या 1 महीने के लिए ये दोनों लोग खुद पर इतना भी काबू नहीं रख सकते? आखिर ऐसी भी किस बात की हड़बड़ी है? मेरी ननद भी न जाने कितनी बड़ी नासमझ है। शादी होने वाली है, लेकिन जरा भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है। शादी से पहले ये सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं होता है। न जाने किसके मन में क्या चल रहा हो। क्या पता अगर इस 1 महीने में कोई बात ऐसी वैसी हो जाए तो सामने वाला इंसान तो उल्टा आप पर ही इल्जाम लगा देता है कि तुम तो शादी से पहले ही बड़े आराम से तैयार हो गई थी, फिर तुम कैसे चरित्र की होगी। लेकिन मेरी नंद तो शायद ये सब कुछ सोच ही नहीं रही थी। एक तरफ मेरे दिमाग में ये सब चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन होने लगी। फिर दूसरी तरफ मैंने खुद को समझाया कि मैं बेकार ही इतना परेशान हो रही हूँ। समीर तो पूजा का स्कूल टाइम का दोस्त है, और जब कोई आपका दोस्त होता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ रहा होता है। इसलिए मैं बिना बात इतनी चिंता कर रही हूँ। आखिर यहाँ पर तो दोनों की अपनी मर्जी शामिल है, और फिर जब उनकी लव मैरिज हो रही है तो क्या पता उनके रिश्ते पहले से कैसे हों। वो तो आज मैंने इस तरह से देखा है तो ये बात मुझे पता चल गई। अब मैं हर वक्त तो उनके साथ नहीं रहती थी जो मुझे ये सब पता रहता है, इसीलिए मुझे इस तरह की कोई भी फालतू की बात नहीं सोचनी चाहिए। खुद को समझा बुझा कर मैं आराम से अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेकिन मैंने ये तो सोच लिया था कि कल मैं पूजा को इनडायरेक्टली ये बात समझा दूंगी कि कम से कम वो अभी 1 महीने के लिए समीर से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखे। फिर उसके बाद तो किसी भी तरह की कोई भी बंदिश ही नहीं है उन दोनों के बीच में। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे रात वाली बात अच्छे से याद थी, इसलिए मैंने सोचा कि मौका पाते ही मैं पूजा से बात करूंगी। लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका मिल ही नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आगे जब कभी मौका मिलेगा तब आराम से बैठकर मैं बात करूंगी। इन दिनों मैं जब से अपनी ननद की शादी में शामिल होने आई थी तो मैंने एक अजीब सी चीज नोटिस की थी कि वैसे तो उसकी लव मैरिज हो रही थी और ये उसकी मर्जी की शादी थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे पूजा कुछ परेशान सी नजर आती थी। पर अब वो पहले से ही बहुत कम बात करने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब लड़का उसकी खुद की पसंद का है, सब कुछ उसके मन का हो रहा है, फिर उसके चेहरे पर ये परेशानी हर वक्त क्यों छाई रहती है। लेकिन मैंने उससे अभी तक कुछ भी इसलिए नहीं पूछा। मुझे लगा कि शायद समीर से जुड़ी हुई कोई बात हो और वो मुझे ना बताना चाहती हो, क्योंकि समीर आखिर उसका होने वाला पति था, और अपने पति की अगर कोई भी बुरी आदत या बुरी बात हो तो ये जरूरी तो नहीं कि वो अपनी भाभी को बताना ही चाहे। बस इसी वजह से मैं उससे कुछ भी पूछ नहीं रही थी। मैंने सोचा कि मेरी ननद खुद ही इतनी तो समझदार है कि वो अपनी निजी जिंदगी की उलझन को खुद सुलझा सकती है। आखिर मैं भी उसका कब तक साथ दूंगी। शादी के बाद तो सब कुछ उसे खुद से ही हैंडल करना होगा, तो अभी से ही वो जिम्मेदार बने तो ज्यादा बेहतर होगा। आज का पूरा दिन भी निकल गया। मैं जैसे ही सोने वाली थी कि तभी मेरे पति अविनाश का मेरे पास फोन आ गया। मेरी शुरू से ही आदत रही है कि मैं जब भी फोन पर बात करती हूँ तो टहलना शुरू कर देती हूँ। बस इसी वजह से मैं छत पर निकल गई और उनसे बात करते करते मुझे काफी देर हो गई। करीब आधी रात का वक्त हो चुका था। बात करने के बाद जब मैं नीचे उतरकर अपने कमरे में जा रही थी तो मुझे फिर से कल की तरह ही अपनी ननद के कमरे से उसी तरह की आवाज आने लगी। मैं ये सुनकर दंग रह गई। मैं तुरंत ही एक बार फिर उसके कमरे के बाहर पहुंची तो मैंने आज फिर सामने वही नजारा देखने को मिला, और उससे साफ पता चल रहा था कि वहां क्या हो रहा है। ये सब देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये दोनों इतनी नासमझी क्यों कर रहे हैं। अगर मेरी सास को ये सब पता चल गया कि ये दोनों शादी से पहले ही अपनी हदों को नहीं समझ रहे तो ना जाने वो गुस्से में क्या करेंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक अजीब सी उलझन में पड़ चुकी थी। आखिर मैं पूजा से कहती भी तो क्या कहती। उसे खुद से सोचना समझना चाहिए। और समीर, वो तो मुझे पूजा से ज्यादा ही समझदार लगता है, लेकिन वो भी इस तरह की हरकत बार बार दोहरा रहा है।
लेकिन क्यों? अगले दिन मैं इस बारे में पूजा से बात करने के लिए उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने उससे कहा कि क्या तुम कहीं जा रही हो? तो वो मुझसे कहने लगी, हाँ भाभी, दरअसल मुझे शादी की कुछ शॉपिंग करनी है, बस इसीलिए मुझे जाना है। मैंने उससे कहा कि अरे, तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं भी तैयार हो जाती। तो पूजा मुझसे कहने लगी, नहीं भाभी, मैं अकेले ही जाकर शॉपिंग कर लूंगी क्योंकि मेरी सहेली मेरे साथ जाने वाली है। मैंने कहा फिर तो ठीक है, क्योंकि इतना सारा शॉपिंग का सामान अकेले ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपना मन महसूस कर रह गई थी, ये सोचकर कि आज भी बात करने का जो मौका हाथ आया था वो भी हाथ से चला गया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं इस बारे में पूजा से बात कर लूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि अविनाश को इन सब बातों के बारे में पता चले, इसीलिए मैं खुद ही पूजा को पहले से ही समझा देना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद वो शॉपिंग करने के लिए निकल गई। तभी मेरी एक सहेली का फोन आया। वो मुझसे कहने लगी कि उसे किसी काम से मेरे शहर आना पड़ा है, इसीलिए मैं उससे मिलने चली जाऊं। मैंने उससे कहा कि यार, नंद की शादी की ढेर सारी तैयारियां करनी है, इस वजह से बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो वो कहने लगी कि अरे बस, सिर्फ 1 घंटे का समय निकाल लो, कुछ ही देर में वो मेरे घर के पास वाले शॉपिंग मॉल में आ रही है। मैंने सोचा कि 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने तुरंत ही हाँ कह दिया और मैं खुशी खुशी तैयार होने चली गई। मैंने सोचा कि फिलहाल तो अभी मुझे कोई काम भी नहीं दिख रहा है। पूजा भी शॉपिंग के लिए गई है और सास भी आराम कर रही हैं। इसी बहाने मैं भी अपनी सहेली से मिल लेती हूँ, क्योंकि फिर तो वो भी दूसरे शहर चली जाएगी। फिर तो मेरा उससे मिलना जुलना हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं तुरंत ही तैयार होकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई। मैं जब शॉपिंग मॉल के बाहर पहुंची तो मेरी सहेली अभी तक आई नहीं थी। मैं वहीं बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी कि तभी मेरी नजर सामने खड़े हुए एक शख्स पर गई और उसे देखते ही जैसे मुझे जोर का झटका लगा। झटका इसलिए नहीं लगा क्योंकि सामने जो इंसान था वो मेरी ननद थी। वो मॉल के सामने बने हुए होटल के अंदर जा रही थी। उसे होटल के अंदर जाते हुए देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गई कि आखिर इस होटल में ऐसा कौन रुका हुआ है जिससे वो मिलने के लिए आई हुई है। तभी अचानक मेरी सहेली वहां पर आ गई। उसने तो मुझे परेशान देखा तो परेशानी की वजह पूछी, पर मैंने उसे झूठा बहाना बना दिया और फिर मैं उसके साथ मॉल में बने हुए रेस्टोरेंट में चली गई। जितनी देर मैं उसके साथ वहां पर रही हूँ, इतनी देर में मैं अपनी ननद को लेकर बहुत परेशान बनी रही। जैसे तैसे करके मैंने उसके साथ समय काटा और उसके जाते ही मैं तुरंत ही सामने वाले होटल के अंदर जाने के लिए मॉल से बाहर निकली। लेकिन इससे पहले कि मैं रोड क्रॉस करके उस तरफ जाती, तभी मैंने सामने से अपनी ननद को एक आदमी के साथ बाहर आते हुए देखा। वो बाहर आकर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चला गया था। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन इंसान था जिससे मेरी ननद मिलने के लिए आई थी। मुझसे रहा ना गया और इसलिए मैं तुरंत ही उसके पास पहुंची। मैंने जैसे ही अपनी ननद के कंधे पर हाथ रखा और वो पलटी तो ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली ही गिर गई हो। वो मुझे देखकर बुरी तरह से चौंक गई। मैंने उसे तुरंत ही पूछा कि वो आदमी कौन था। मेरे सवाल से जैसे वो बिल्कुल जम चुकी थी। फिर उसने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा कि वो दरअसल मेरी सहेली का दोस्त था। मैंने उसे कहा कि अगर वो तुम्हारी सहेली का दोस्त था तो तुम उसे यहाँ पर मिलने क्यों आई थी? तुम्हारी सहेली कहाँ है? पूजा मुझसे कहने लगी कि वो मेरी सहेली मुझे यहाँ पर उससे मिलवाने के लिए आई थी। वो दूसरे शहर में रहता है और 2 दिन के लिए यहाँ आया था और इसी होटल में रुका हुआ था। जब हम दोनों उससे मिलने आए तो अचानक मेरी सहेली को एक जरूरी काम आ गया और वो तुरंत यहाँ से चली गई। उसके जाने के 2 मिनट के बाद ही हम दोनों भी निकल आए। मेरी सहेली जस्ट अभी ही थोड़ी देर पहले यहाँ से निकली है। पूजा की ये बात सुनकर मैंने अपना माथा पीटा और कहा कि मैं भी कितनी बड़ी बुद्धू हूँ। वही मैं सोचूं कि तुम उसके दोस्त से यहाँ मिलने क्यों आई होगी।
मैंने मन में सोचा कि कभी कभी ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं जिनके बारे में सोचा भी ना हो। मैंने पूजा से कहा कि चलो अच्छा, अब घर चलते हैं। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ में तो कोई शॉपिंग बैग ही नहीं था। मैंने कहा कि तुमने शॉपिंग नहीं की? तो कहने लगी, वो दरअसल मैं शॉपिंग कर ही नहीं पाई। यहाँ से निकलने के बाद ही हम दोनों शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन मेरी सहेली को तो जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए हमने कल शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाया है। उसके बाद मैं और पूजा घर वापस लौट आए। मैं नोटिस कर रही थी कि पूजा अभी भी बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा कि पूजा, क्या कोई बात है जिसे लेकर तुम मन ही मन सोचती रहती हो? उसने मुझसे कहा, नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने उसे कहा कि अगर इस शादी से लेकर तुम्हें कोई दिक्कत है या कोई बात है तो तुम बिना झिझके अपनी भाभी को बता सकती हो। पूजा कहने लगी कि नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो इस शादी से बहुत खुश हूँ। मैं तो अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और फिर मैं आखिर क्यों परेशान होंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैं भी सोचने लगी कि बात तो ये सही कह रही है, सब कुछ उसकी मर्जी का है, फिर आखिर ये क्यों परेशान होगी। मैंने सोचा शायद मुझे ज्यादा सोचने की बीमारी हो गई है, बस इसलिए मैं फालतू में ही अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। मुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और रही बात पूजा की टेंशन की, तो जिसकी शादी होती है उसे थोड़ी बहुत फिक्र हो ही रही होती है, क्योंकि शादी के बाद तो न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मेरी शादी भी जब हो रही थी तो मैं खुद भी तो कितना परेशान थी, जबकि वैसे तो मैं खुश ही थी कि मुझे इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और इधर मैं सासू माँ के साथ मिलकर शादी से जुड़ी हुई सारी तैयारियों को करवाने लगी थी। पूजा भी अपनी तैयारी कर रही थी। आज जब पूजा शॉपिंग के लिए जाने वाली थी तो वो कहने लगी कि समीर उसे लेने आ रहा है और आज वो दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी शादी के कुछ ड्रेस की मैचिंग में लानी है। सासू माँ ने कहा कि ठीक है, चली जाओ, लेकिन समय से वापस आ जाना। ये कहकर पूजा चली गई। अगले 2 दिन तक की जो शॉपिंग थी वो पूजा ने समीर के साथ ही की थी, लेकिन मैंने देखा कि पूजा अपनी शादी की जो भी शॉपिंग कर रही थी वो बहुत महंगी महंगी कर रही थी। मैंने उसे समझाया कि तुम्हें पता है कि अभी फिलहाल घर में पैसों की दिक्कत है, इसीलिए तुम्हें अपना हाथ थोड़ा सा बांध कर ही शॉपिंग करनी चाहिए। ये जरूरी तो नहीं कि तुम हर चीज ब्रांडेड ही पहनो। मेरी इस बात पर पूजा मुझसे थोड़ा झल्ला कर कहने लगी कि भाभी, आपकी शादी जब हुई थी तब महंगाई कुछ और थी और इस समय महंगाई कुछ और ही है। तो अगर आप अपनी शादी की तुलना मेरी शादी से करेंगी तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी थी। सासू माँ ने भी उसको कसकर डांटा कि तुम अपनी भाभी से कैसे बात कर रही हो, भला वो इसमें क्या गलत कह रही है। मैं खुद ही तुमसे पहले ही ये बात कहने वाली थी कि तुम जरूरत से ज्यादा ही पैसे खर्च कर रही हो। इस बात पर पूजा अचानक ही रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, तो मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं और सासू माँ दोनों ही चौंक गए। हमने कहा, मजबूर हो? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करके महंगी शॉपिंग करनी पड़ रही है। इस बात पर पूजा कहने लगी कि मेरा वो मतलब नहीं था, और फिर वो हमें बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। पूजा के ऐसे व्यवहार से सासू माँ बहुत परेशान हो गई। वो कहने लगी कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की की जब से शादी हुई है ये अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। जरा सी भी अगर कोई बात कह दो तो बस छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है। इससे पहले ये कभी ऐसा नहीं करती थी। सासू माँ मुझे कहने लगी कि तुम एक बार इससे बात करके देखो कि आखिर इसके मन में क्या चल रहा है और इस सब के पीछे असली वजह क्या है। मैंने सासू माँ को तसल्ली देते हुए कहा कि आप फिक्र मत करें, मैं पूजा से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगले दिन मेरे पास समीर का अचानक से फोन आया। उसका फोन देखकर मैं थोड़ा सा चौंक गई कि आखिर समीर को मुझसे क्या काम आ पड़ा। मुझे लगने लगा कि कहीं पूजा ने ही समीर से कुछ कह तो नहीं दिया है और इसीलिए वो मुझे फोन कर रहा है। थोड़ी देर के बाद मैंने समीर का फोन उठाया।
तो वो मुझसे कहने लगा कि भाभी, क्या आप मुझे घर के बाहर आकर मिल सकती हैं? मैंने उसे कहा कि हाँ, क्यों नहीं। मैंने तुरंत ही अपना हाल ठीक किया और फिर मैं घर से बाहर निकली। लेकिन मैं मन ही मन बड़ा परेशान हो रही थी कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई है कि समीर ने मुझे घर के बाहर मिलने के लिए बुलाया है। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची तो उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा बैग पकड़ाया और कहने लगा कि वो ये गिफ्ट पूजा के लिए फ्रांस से लेकर आया है। मैंने उसे कहा कि तुम उसे खुद से ये गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी इस बात पर वो कहने लगा कि मैं एक हफ्ते के लिए फ्रांस गया हुआ था, आज ही लौट कर वहां से आया हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत थकान हो रही है। मैं सीधा एयरपोर्ट से यहीं चला आया ताकि पूजा को ये गिफ्ट देता हुआ ही घर जाऊं, लेकिन वो तो अभी घर पर है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दे दूंगा कि आप उसे ये दे दें। समीर की बात सुनकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि उसकी इस बात में मुझे दो झूठ नजर आए। एक तो ये कि पूजा इस वक्त घर पर नहीं है, और दूसरा ये कि समीर एक हफ्ते से इंडिया में था ही नहीं। लेकिन पूजा तो हमसे यही कहे जा रही थी कि वो समीर के साथ शॉपिंग पर जा रही है। मैंने समीर से चौंकते हुए कहा कि तुमसे क्या पूजा ने कहा है कि वो घर पर नहीं है? तो वो कहने लगा, हाँ भाभी, मैंने उसे फोन किया था तो उसने ही मुझे बताया। फिर वो मुझसे कहने लगा, क्यों, क्या आपको ये बात नहीं पता? मैंने बातों को टालते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे पता है, वो तो बस मैं तुमसे ऐसे ही पूछ रही थी। उसके बाद मैं उसे बाय बोलकर चुपचाप वो पैकेट लेकर घर के अंदर चली आई। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूजा ये सब क्या कर रही है। वो एक तरफ समीर से मिलने के नाम पर हम लोगों से झूठ बोलकर कहीं जा रही थी, और आज जब समीर उससे खुद मिलने आया तो उसने उसे भी बहाना बना दिया। मुझे लगा कि क्या सच में पूजा घर पर नहीं है, इसलिए मैं उसके कमरे के पास गई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो पूजा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी और लैपटॉप पर किसी से बहुत ही धीरे धीरे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। ये देखकर मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे लगने लगा था कि जरूर कुछ ऐसा है जो मेरी ननद हम सभी से छुपा रही है, और मुझे इस सब के बारे में पता करना ही पड़ेगा। पहले मैंने सोचा कि मैं इस बारे में अविनाश से बात करके देखती हूँ। फिर मुझे लगा कि क्या उनसे इस बारे में बात करना सही रहेगा, क्योंकि ना जाने कैसी बात हो उनकी बहन के बारे में। क्योंकि अब ये जरूरी तो नहीं कि बहन की हर बात भाई को पता ही हो, और वैसे भी आदमियों के सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि अविनाश पूजा की हर बात को अच्छे से समझ ही जाए, भले ही वो उसके भाई थे। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं खुद से ही देखती हूँ कि ये मामला क्या है। अगर खुद से सारी चीजों को ठीक नहीं कर पाऊंगी तब मैं इस सब के बारे में अविनाश को बता दूंगी। उसी दिन आधी रात के वक्त मेरे कमरे के बाहर कुछ हलचल सी हुई। मैं तुरंत ही उठकर बाहर गई तो मैंने देखा कि पूजा दबे पांव अपने कमरे में जा रही थी। मैंने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कमरे में ले आई। मुझे ऐसा करते देख वो बुरी तरह से चौंक कर कहने लगी कि भाभी, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने कहा कि जाग तो तुम भी रही हो, आखिर तुम्हारे जागने की वजह क्या है, और तुम इस तरह चोरों की तरह अपने कमरे में क्यों जा रही थी? तो वो घबराते हुए कहने लगी कि वो मैं तो पानी पीने के लिए उठी थी। मैंने कहा, पानी पीने के लिए उठी थी या फिर सासू माँ के कमरे से सोने का हार निकाल रही थी? ये बात सुनते ही पूजा के तो जैसे होश उड़ गए। मैंने उसे कहा कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? पूजा मुझसे कहने लगी, भाभी, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैंने तुरंत ही उसकी कुर्ती के पॉकेट में हाथ डालकर वो हार निकाला और उसे दिखाते हुए कहा कि अब भी तुम यही कहोगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मुझे गलतफहमी हो रही है? मेरा इतना कहना था कि पूजा फिर से फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं आपको क्या बताऊं भाभी, लेकिन प्लीज आप माँ से कुछ भी मत कहिएगा। मैंने पूजा से कहा कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या है? तुम अगर किसी और को पसंद करती थी तो तुम ये बात हम लोगों को पहले भी तो बता सकती थी। जिस तरह से हम तुम्हारी शादी समीर से करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उसी तरह से अगर तुम उस दूसरे लड़के के लिए हमसे बात करती तो हम तुम्हारी शादी उससे भी करवा देते। तो कम से कम आज जो तुम ये सब उसके लिए कर रही हो
वो सब तुम्हें करना तो नहीं पड़ता। और दूसरी बात, मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम जिस लड़के की खातिर ये सारे गलत काम कर रही हो, मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़का अच्छा होगा। मेरी बात मानो, समीर से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मैंने तुरंत ही उसको वो गिफ्ट पकड़ाया जो समीर आज उसके लिए लेकर आया था। मैंने कहा, देखो समीर तुमसे कितना प्यार करता है। वो आज जैसे ही फ्रांस से वापस आया, उसने सबसे पहले तुम्हारा गिफ्ट मुझे पकड़ाया और तुमने उससे झूठ बोल दिया कि तुम घर पर ही नहीं हो। यहाँ तक कि तुम हम लोगों से भी अब तक झूठ कहती आई हो कि तुम समीर के साथ शॉपिंग पर जा रही हो, जबकि तुम अपने इस नए प्रेमी से मिलने जाया करती थी। और अब तक तुम हम सब लोगों को बेवकूफ बनाती रही। मैंने पूजा से चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हम घर वालों को तो तुम पागल बना ही रही थी। उस बेचारे लड़के की भावनाओं के साथ भी तुम धोखा कर रही थी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मेरी इस बात पर पूजा ने कहा, भाभी आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ या तुम मुझे गलत साबित करने पर तुली हुई हो? तुम हमारी पीठ के पीछे क्या क्या कर रही हो, मुझे सब कुछ पता है। मैंने तुम्हें अपने उस नए प्रेमी के साथ तुम्हारे कमरे में कई बार देख लिया है, और कैसे देखा है उसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि मुझमें अभी भी बहुत शर्म बाकी है। मेरी ये बात सुनकर पूजा बुरी तरह से चौंक पड़ी और एक बार फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी। मैंने कहा, आखिर कब तक तुम ये अपने झूठे आंसुओं को बहाने का नाटक करोगी? दिखा तो तुम ऐसे रही हो जैसे वो सब तुमने मजबूरी में किया है। पूजा ने मेरे गले लगते हुए कहा, भाभी वो सब मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया, और आज मैं ये जो कर रही थी वो भी अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। मैंने हैरत भरी नजरों से कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? उसके बाद पूजा ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि समीर उसका स्कूल का दोस्त है और अभी तक वो उसे दोस्त की नज़र से ही देखती आ रही थी। वो तो जब समीर ने उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया और उसे भी ये लगा कि समीर से बेहतर लड़का उसे नहीं मिल सकता, इसीलिए उसने समीर से शादी करने के लिए हाँ कर दी, वरना उससे पहले तक तो वो उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की नज़र से ही देखा करती थी। उससे पहले उसकी जब फेसबुक पर एक लड़के से मुलाकात हुई तो वो उसे दोस्त से ज्यादा मानने लगी थी। धीरे धीरे उनकी बातें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। वो लड़का एक बहुत अच्छी जॉब करता था। जब कई महीने तक उस लड़के की और पूजा की आपस में बातें होती रहीं तो उस लड़के ने कहा कि वो पूजा से मिलना चाहता है ताकि इस रिश्ते को अब वो आगे बढ़ा सके, और फिर वो उसके घर आकर पूजा का हाथ सासू माँ से मांग सके। ये बात सुनकर पूजा ने कहा कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने भी उस लड़के से मिलने के लिए हाँ कर दी। जिस दिन वो उस लड़के से मिलने वाली थी उस दिन वो बहुत खुश थी। शाम के वक्त उस लड़के ने उसे पार्क के बाहर मिलने बुलाया था। पूजा ने कहा कि जब मैं वहां पर पहुंची तो वो अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ था। उसे देखकर मैं मन ही मन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। थोड़ी देर हम दोनों ने गाड़ी के बाहर ही खड़े खड़े बातें की। उसके बाद वो मुझसे कहने लगा कि गाड़ी का दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ। उसके मुंह से सरप्राइज की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने खुशी से तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने देखा तो एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी अंदर बैठा हुआ था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे अचानक से कुछ भी समझ में नहीं आया। इससे पहले कि मैं पीछे पलटकर उस लड़के यानी कि राजीव से कुछ पूछती तो राजीव ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया और मुझे गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने तुरंत ही कसकर खींच लिया और मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया, जिससे मुझे बेहोशी सी महसूस होने लगी। ड्राइवर की सीट पर भी पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने तुरंत ही गाड़ी को दौड़ा दिया। कुछ देर के बाद वो लड़का मुझे किसी जगह पर ले गया और फिर उन्होंने मेरे साथ वहां बहुत गलत किया। उन तीनों ने मिलकर मेरी हालत बहुत बुरी कर दी थी। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया उसका उन्होंने एक वीडियो भी बना लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन उस वीडियो के नाम पर
वो मुझे ठगने लगे और उनका जब भी